हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में जो अवरोधक होता है उससे एन तरंगिकाएं निकलती हैं और जब वो एन तरंगिकाएं अध्यारोपित होकर पर्दे के किसी पॉइंट पर पहुंचती हैं तब हमें पर्दे पर प्रकाश प्राप्त होता है। तो हमने एन तरंगिकाओं के अध्यारोपण को ज्ञात करने के लिए वेक्टर फॉर्म में लेकर एन तरंगिकाओं को जोड़कर पर्दे के किसी पॉइंट पी पर परिणामी आयाम और परिणामी कलांतर आर और डेल्टा की वैल्यू कैलकुलेट की थी लास्ट वीडियो में। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आते हैं। फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन ऑन ए सिंगल स्लिट। स्लिट माने अवरोधक ही है, सिंगल अवरोधक है। सिंगल स्लिट पर हमें फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करना है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन ऑन ए सिंगल स्लिट को एक्सप्लेन कीजिए, इसमें मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशंस उत्पन्न कीजिए तथा शो कीजिए किन्हीं 2 या 3 क्रमागत मैक्सिमाओं का रेशियो इतना इतना है। रेशियो दिया हुआ होता है, वो हमें प्रूव करना होता है। तो हमें पहले तो फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन ऑन ए सिंगल स्लिट एक्सप्लेन करना है, फिर मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशंस फाइंड आउट करनी है और फिर कॉन्सेक्यूटिव मैक्सिमा का रेशियो प्रूव करना है। तो इसके लिए देखो क्या करना पड़ेगा। मान लिया ए बी एक सिंगल स्लिट है, अवरोधक है, जिसकी चौड़ाई है ई। इससे हमें प्रकाश को निकालना है, लेकिन फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में हमें सोर्स का पता नहीं होता, इनफाइनाइट पर होता है, पर्दे का पता नहीं होता, इनफाइनाइट पे होता है। तो हमें यहां पर लगाना पड़ता है एक कॉन्वेक्स लेंस, और इधर भी लाइट रेज को कहीं लाने के लिए वहां भी लगाना पड़ता है हमें एक कॉन्वेक्स लेंस। यहां अब कोई प्रकाश स्रोत है इनफाइनाइट पे रखा हुआ, इससे चलने वाली किरणें जब लेंस L1 से होती हुई अवरोधक AB से निकलती हैं और ये सीधी चली जाती हैं बिना डिफ्रैक्शन किए, बिना मुड़े हुए, तो ये दूसरे लेंस L2 के द्वारा स्क्रीन के किसी पॉइंट O पर फोकस होती हैं। लेकिन हम जानते हैं कि यहां सीधी चली जाएंगी तो डिफ्रैक्शन नहीं होगा, हमें डिफ्रैक्शन को भी शो करना है। तो ये सीधी चली गई तो डिफ्रैक्शन नहीं हुआ। डिफ्रैक्शन क्या होता है? अवरोधक या द्वारक के किनारों पर लाइट रेज का मुड़ जाना, वो डिफ्रैक्शन होता है। तो उसके लिए हम ये कहेंगे कि यहां ए से और ये बी से ये रेज जो है दोनों थीटा एंगल ऊपर डिफ्रैक्ट हो गई, और तब ये डिफ्रैक्ट होने के बाद O के स्थान पर P पर पॉइंट आउट हो रही है, P पर जाके मिल रही है। मुड़ने के बाद सीधी चली जाती तो O पर मिलती, मुड़ रही है तो P पर मिलेगी। P पर मिलने वाली किरणें हैं AP और BP, और अब हम सबसे पहले इन दोनों किरणों के बीच ज्ञात करेंगे पाथ डिफरेंस। ठीक, इसमें हमने क्या बताया कि AB एक अवरोधक है, सिंगल स्लिट है, जिसकी चौड़ाई है E। अब प्रकाश स्रोत इनफाइनाइट पर है S, इससे लाइट रेज को यहां लाने के लिए बीच में हमने लगाया एक कॉन्वेक्स लेंस। इस कॉन्वेक्स लेंस से किरणें जब ऐसे आई तो मुड़ जाएंगी अंदर की तरफ, और मुड़ने के बाद जब AB पे निकलेंगी तो इधर भी हमें इनफाइनाइट पे होगा पर्दा, तो यहां भी हमें कॉन्वेक्स लेंस लगाना पड़ेगा। तो ये जब AB से निकलने के बाद सीधी कॉन्वेक्स लेंस पर पहुंचेंगी तो मुड़ने के बाद पर्दे के O पॉइंट पर फोकस होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता ड्यू टू द डिफ्रैक्शन। ये किरणें A और B पर ऊपर की तरफ थीटा एंगल पर मुड़ जाती हैं, और तब ये O के स्थान पर P पर फोकस हो जाती है। ये तो फिगर के बारे में लिखा जाएगा इतनी थ्योरी। अब हम सबसे पहले AP और BP इन दोनों के बीच फाइंड आउट करते हैं पाथ डिफरेंस। उसके लिए हम A से BP पर एक परपेंडिकुलर डाल के इसको बराबर कर लेते हैं, काट लेते हैं। BK, ये पाथ डिफरेंस कितना हो गया हमारे पास? BK, क्योंकि अब AP और KP ये दोनों साथ साथ हैं। तो अब हमें पाथ डिफरेंस निकालना है, डेल्टा इक्वल टू
बी के, ठीक, बी के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वही हमारा पार्ट डिफरेंस हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, देखो बी के की वैल्यू, जब ये वाला एंगल है ये कितना है 90, तो ये कितना बचा 90 माइनस थीटा, और ये भी 90 है इतना पूरा, तो ये इसमें से 90 माइनस थीटा निकाल दोगे तो ये कितना बच जाएगा थीटा। कहने का मतलब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कैसे हुआ, ये वाला एंगल थीटा, ये वाला 90, तो ये बचा 90 माइनस थीटा, अब इतना है 90, तो ये 90 माइनस थीटा निकाल दोगे तो ये बच जाएगा हमारा थीटा। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए याद रखो ये वाला एंगल थीटा तो ये वाला एंगल भी थीटा। अब हमको निकालना है बी के, तो ए बी हमको पता है, ए बी के बाई ट्रायंगल ए बी के, बी के अपॉन ए बी, बी के अपॉन ए बी, बी के अपॉन ए बी इक्वल टू साइन थीटा, और बी के इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ए बी है ई, तो बी के इक्वल टू हो गया ई साइन थीटा। ये बी के की वैल्यू क्वेश्चन नंबर में पुट कर दो, बाई इक्वेशन 1 डेल्टा इक्वल टू ई साइन थीटा। अब ये डेल्टा किस किस के बीच पाथ डिफरेंस है, ए और बी से चलने वाली रेज के बीच पाथ डिफरेंस। इन ए और बी के बीच चलने वाली वेवलेट्स की संख्या यहां पर होती है अकॉर्डिंग टू फ्राउनहोफर एन तरंगाएं चलती हैं ए और बी के बीच में, तो इसका मतलब ये एन तरंग पहली और एनबी के बीच पाथ डिफरेंस है, तो हमें पहली और एनबी के बीच पहले फेज डिफरेंस निकालना होगा। नाउ फेज डिफरेंस ऑफ एन वेवलेट्स, कलांतर बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू पथांतर, डेल्टा इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू ई साइन थीटा, डेल्टा इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू ई साइन थीटा। ये हो गया पहली ए से चलने वाली और एनबी बी से चलने वाली इन किरणों के बीच पाथ डिफरेंस। लेकिन कल जो हमने फार्मूला पढ़ाया था आर की वैल्यू निकलवाई थी, उसका फार्मूला ये आया था आर इक्वल टू ए साइन एन डी बाई 2 अपॉन साइन डी बाई 2, जहां डी होता है किन्हीं दो क्रमागत किरणों के बीच पाथ डिफरेंस। तो हमें डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डी कैसे निकालोगे, जब ये एन किरणों के बीच पाथ डिफरेंस है तो दो किरणों के बीच पाथ डिफरेंस निकालने के लिए इसको हम एन से डिवाइड कर देंगे। नाउ फेज डिफरेंस between two consecutive wavelets d equal to delta upon n, 1 upon n 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू ई और साथ में साइन थीटा, d इक्वल टू 1 अपॉन n 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू ई साइन थीटा। ये हो गई डी की वैल्यू। अब हम आर की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, पॉइंट पी पर जो प्रकाश पहुंच रहा है उसका आयाम। नाउ द एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट एट पॉइंट पी आर इक्वल टू ए साइन एन बाई टू और साथ में डी की वैल्यू ये है पूरी 1 अपॉन एन 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू ई साइन थीटा अपॉन में साइन डी बाई 2, तो साइन 1 बाई 2 और डी की वैल्यू ये वाली 1 अपॉन एन 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू ई और साइन थीटा। ठीक है, अब ये n से n हो गया कैंसिल, 2 से 2 हो गया कैंसिल, यहां 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो r इक्वल टू बचेगा हमारे पास a साइन पाई अपॉन लैम्डा इंटू ई साइन थीटा अपॉन में साइन पाई अपॉन लैम्डा के साथ 1 अपॉन एन भी है, 1 अपॉन एन पाई अपॉन लैम्डा इंटू ई साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जैसे हमने nd बाई 2 को कल अल्फा माना था, वैसे ही अब हम साइन के साथ जो ऊपर लिखा हुआ है यहां पर उसको अल्फा मान लेंगे।
यही करते हैं थोड़ा सा, लेट पाई अपॉन लैम्डा इंटू ई साइन थीटा इक्वल टू अल्फा। जो ऊपर साइन के साथ होता है उसी को तो माना जाता था अल्फा, तो पाई अपॉन लैम्डा इंटू ई साइन थीटा बराबर मान लिया हमने अल्फा। तो आर इक्वल टू हो जाएगा ए साइन ऊपर अल्फा अपॉन में साइन, ये हो गया अल्फा और ये हो गया एन, साइन अल्फा अपॉन एन। कल वाला ही फार्मूला बनाया क्योंकि कल हमने एन डी बाई टू को अल्फा माना था, आज हमने पाई अपॉन लैम्डा ई साइन थीटा निकालकर उसको अल्फा माना है। तो फार्मूला आ गया आर इक्वल टू ए साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा अपॉन एन। चूंकि एन यहाँ पर नंबर ऑफ वेवलेट्स है, बहुत ज्यादा है, तो अल्फा अपॉन एन छोटी वैल्यू होगी। सिंस अल्फा अपॉन एन इज स्मॉल, जब लीविंग साइन, तब साइन को हम छोड़ देते हैं, तब आर बराबर बनता है ए साइन अल्फा अपॉन एन, और एन जब ए के साथ पहुंच जाता है तो आर इक्वल टू एन ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा। एन है यहाँ पर एक वेवलेट का एम्पलीट्यूड और एन है यहाँ पर नंबर ऑफ वेवलेट्स, तो आर इक्वल टू हो जाएगा, अगर हम एन ए को कैपिटल ए मान लें, सभी का इकट्ठा एम्पलीट्यूड, तो आर इक्वल टू हो जाएगा ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा। जब फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन हो जाता है सिंगल स्लिट में, तब पर्दे पर हमें जो प्रकाश का परिणामी आयाम प्राप्त होता है पॉइंट पी पर, वो होता है आर इक्वल टू ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा। ठीक है, तो इसमें हमने सबसे पहले पाथ डिफरेंस निकाला बी के, ये पहली और एनबी के बीच पाथ डिफरेंस आएगा बी के, फिर हमने एनबी और पहली के बीच फेज डिफरेंस निकाला, कलाट का बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। ये एन रेखाओं के बीच पाथ डिफरेंस आया, हमें दो के बीच चाहिए होता है, तो हमने इसको एन से डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने के बाद फिर आर बराबर फार्मूला होता है ए साइन एन डी बाई टू अपॉन साइन डी बाई टू। तो डी निकालने के बाद डी की वैल्यू रख दी हमने ऊपर नीचे, कैंसिल होने के बाद जो साइन के साथ ऊपर आया उसको हमने अल्फा मान लिया, और हम यहां तक पहुंच गए आर इक्वल टू ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा। अब देखो इसके बाद ये एक्सप्लेन हो गया तुम्हारा आधा क्वेश्चन कि फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन ऑन ए सिंगल स्लिट को समझाइए, उतना हो गया। अब हम निकालेंगे पॉइंट पी पर प्राप्त होने वाले प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट पॉइंट पी। क्या हो जाएगा, I इक्वल टू आर स्क्वायर, तीव्रता आयाम के वर्ग के बराबर होती है, तो I इक्वल टू ए स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन अल्फा का होल ऑफ स्क्वायर। आर की वैल्यू रख दी, स्क्वायर कर दिया, I इक्वल टू ए स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन अल्फा का होल ऑफ स्क्वायर। इसको डालते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, कोई नहीं पढ़ी है तो अभी तक। अब क्वेश्चन कहता है हमसे कि अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता के प्रतिबंध उत्पन्न कीजिए, फाइंड द कंडीशंस फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी। तो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी डिपेंड करेगी यहां पर अल्फा की वैल्यू पर। अल्फा का मान जब ज्यादा होगा तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, अल्फा का मान जब कम होगा तो इंटेंसिटी मिनिमम होगी। तो देखो पहले मिनिमम इंटेंसिटी के लिए देखते हैं, फॉर मिनिमम इंटेंसिटी साइन अल्फा विल बी कितना होना चाहिए, 0। जब साइन अल्फा की वैल्यू 0 हो जाएगी तो इंटेंसिटी का मान मिनिमम हो जाएगा। किसकी वैल्यू होती है ये, साइन 0 की, साइन पाई की, साइन 2 पाई की, सभी पाई की साइन की वैल्यू होती है 0। तो ये अल्फा की वैल्यू क्या क्या होगी यहां पर, दैट इज अल्फा इक्वल टू 0, अल्फा इक्वल टू पाई, अल्फा इक्वल टू 2 पाई, अल्फा इक्वल टू 3 पाई। इतना इतने एंगल का अगर फेज डिफरेंस होगा तो हमें तीव्रता कैसी मिलेगी, मिनिमम। साइन अल्फा की वैल्यू 0 होने पर तीव्रता आई का मान 0 हो जाएगा, और साइन अल्फा 0 वैल्यू साइन 0, साइन पाई, साइन 2 पाई की होती है। साइन साइन को छोड़ देने पर अल्फा इक्वल टू मिल गया 0 पाई, 2 पाई और 3 पाई, अर्थात इतने एंगल्स अगर होंगे तो हमें तीव्रता मिनिमम मिलेगी। अब हम जरा 0 रख के चेक करें कि मिनिमम मिल रही है या नहीं। एट अल्फा इक्वल टू 0 बाई इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे अल्फा इक्वल टू 0, I इक्वल टू ए स्क्वायर लिमिट कितनी वैल्यू रखनी है हमें, अल्फा टेंड्स टू 0 साइन अल्फा अपॉन अल्फा का होल ऑफ स्क्वायर। और ये बच्चों हम लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि चाहे साइन अल्फा अपॉन अल्फा की लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0 हो, चाहे यहाँ स्क्वायर हो, चाहे यहाँ क्यूब हो, इसकी वैल्यू होती है 1।
लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0 sin अल्फा अपान अल्फा का होल स्क्वायर की वैल्यू होती है 1। तो I इक्वल टू हो गया a स्क्वायर। हम तो कह रहे थे कि अल्फा इक्वल टू 0 पर इंटेंसिटी कैसी मिलनी चाहिए थी, मिनिमम। अल्फा इक्वल टू 0 पर यहां कैसी आ गई, मैक्सिमम। तो मिनिमा की कंडीशन लगाई, मिल गया मैक्सिमा। तो ये बन जाएगा हमारा प्रिंसिपल मैक्सिमा। स्पेशल है, इसमें कुछ खास बात है। ये क्या कराएगा, प्रिंसिपल मैक्सिमा। इसको हम व्यक्त करेंगे, पहला नहीं है प्रिंसिपल है, तो इसको I0 से व्यक्त कर दिया। कंडीशन लगाई मिनिमा की पहली वाली, मिल गया हमें मैक्सिमा, तो इसका नाम रख दिया हमने प्रिंसिपल मैक्सिमा। अब हम आगे देखें, कंडीशन मैक्सिमा के निकालेंगे। फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी साइन अल्फा इक्वल टू 1 होना चाहिए। इसकी वैल्यू होती है साइन 90, साइन पाई बाई 2, साइन 3 पाई बाई 2, साइन 5 पाई बाई 2, इन सब की वैल्यू होगी 1। ठीक, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंपेयर करने पर पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, इन सब पर मिलना चाहिए हमको मैक्सिमा। तो जैसे पहली कंडीशन हमने मिनिमा की लगाई, मिनिमा की, और मिल गया हमको मैक्सिमा। इस बात को ध्यान देने की जो जरूरत है यहां पर। ऐसे ही पहली हम मैक्सिमा की कंडीशन लगाएंगे, ये पहली मैक्सिमा की कंडीशन है, और यहां क्या मिल जाएगा हमें, मिनिमा। तो उसका नाम भी होगा, जैसे इसका प्रिंसिपल वैसे उसका नाम रख देंगे हम प्रिंसिपल मिनिमा। जैसे पहली मिनिमा की कंडीशन रखने पर मैक्सिमा प्राप्त होता है, उसे हम प्रिंसिपल मैक्सिमा कहते हैं। वैसे ही पहली मैक्सिमा की कंडीशन रखने पर हमें मिनिमा प्राप्त होगा, उसे हम प्रिंसिपल मिनिमा कहेंगे। इसका मतलब मैक्सिमा के लिए ये पहले वाली कंडीशन तो हमारी बेकार हो गई, क्योंकि इस पर हमें क्या मिल गया, मिनिमा। अब पहला मैक्सिमा कहां से प्राप्त होगा, 3 पाई बाई 2 से। नाउ फर्स्ट मैक्सिमा बाई इक्वेशन 1, कितना रखने पर, अल्फा इक्वल टू 3 पाई बाई 2, I1 इक्वल टू a स्क्वायर साइन 3 पाई बाई 2 अपॉन 3 पाई बाई 2 का होल स्क्वायर। I1 इक्वल टू a स्क्वायर साइन 3 पाई बाई 2 अपॉन 3 पाई बाई 2 का होल स्क्वायर। साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू 1, तो ये 2 जाएगा ऊपर, 4 हो जाएगा, 3 पाई जाएगा नीचे, 9 पाई स्क्वायर हो जाएगा। तो I1 इक्वल टू हो जाएगा 9 पाई स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर अर्थात 4, और साथ में a स्क्वायर। 4 ऊपर पहुंच जाएगा, 9 पाई स्क्वायर नीचे रहेगा, नीचे 3 पाई बाई 2 है, इसका होल स्क्वायर होगा तो 4 ऊपर पहुंचेगा, 4 अपॉन 9 पाई स्क्वायर और साथ में a स्क्वायर। इक्वेशन नंबर, इसको डाल रहे हम 2, तो प्रिंसिपल मैक्सिमा आया था, इसको डालते हम 3, एंड सेकेंड मैक्सिमा मिलेगा हमें सेकेंड वाली वैल्यू रखने पर 5 पाई बाई 2, तो I2 बाई 1 a स्क्वायर साइन 5 बाई 2 अपॉन 5 पाई बाई 2 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 4 ऊपर जाए, 2 ऊपर जाएगा, 25 पाई स्क्वायर नीचे आएगा, 4 अपॉन 25 पाई स्क्वायर और साथ में a स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 4। तो देखो ये मैक्सिमा निकल गए, और इन्हीं का हमसे रेशियो निकलवा रहा है, आगे क्वेश्चन प्रूव करवा रहा है। प्रिंसिपल मैक्सिमा I0, फर्स्ट मैक्सिमा I1, सेकंड मैक्सिमा I2। हमसे कह रहा है कि किन्हीं कॉन्सिक्यूटिव मैक्सिमा का रेशियो इतना इतना होता है, तो ऐसे हम और निकाल लेंगे। अब रेशियो निकालेंगे, I0 रेशियो I1 रेशियो I2। तो I0 की वैल्यू a स्क्वायर, I1 की वैल्यू 4 अपॉन 9 पाई स्क्वायर और a स्क्वायर, और I2 की वैल्यू ये है 4 अपॉन 25 पाई स्क्वायर और a स्क्वायर, और आगे और होंगे a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, रेशियो है इसलिए। तो I0 रेशियो I1 रेशियो I2 डैश डैश इक्वल टू 1 रेशियो 4 अपॉन 9 पाई स्क्वायर रेशियो 4 अपॉन 25 पाई स्क्वायर रेशियो डैश डैश। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ तुम्हारा। इतना पूछा जाता है कि सबसे पहले तो हमने आर की वैल्यू निकाली, उसके बाद हमने तीव्रता निकाल दी, फिर कहता अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता कितने कितने एंगल से होंगी, तो वो हमने मिनिमम के लिए साइन अल्फा का मान 0 करके देखा,
0 पाई 2 पाई 3 पाई पर हमारी मिनिमम होनी चाहिए, लेकिन जब हमने अल्फा बराबर 0 रखा तो हमें मिल गया ए स्क्वायर। 0 मिलता तो मिनिमम होता, तो ये ए स्क्वायर मैक्सिमम मिल गया। इसका मतलब इसका नाम होगा प्रिंसिपल मैक्सिमा। साइन अल्फा इक्वल टू 1 पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2। लेकिन जैसे उसकी पहली कंडीशन पर मिनिमा की कंडीशन पर मैक्सिमम मिला, वैसे मैक्सिमम कंडीशन पर मिनिमा मिलेगा, तो उसको हम कहेंगे प्रिंसिपल मिनिमा। वो निकाला नहीं, जरूरत नहीं है उसकी। फिर हमें पहला मैक्सिमा यहां से मिलना शुरू होगा, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट मैक्सिमा के लिए अल्फा की जगह पर 3 पाई बाई 2 रख के I1 निकाला। सेकंड मैक्सिमा के लिए अल्फा की जगह पर 5 पाई बाई 2 रख के I2 निकाला। और अब लास्ट में हमसे कहता है सिर्फ कीजिए कि I0 अनुपात I1 अनुपात I2 इतना इतना होता है, तो हमने I0 अनुपात I1 अनुपात I2 यहां पर निकाल दिया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके 15 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन और बचा है यहां पर, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ऑन एन स्लिट्स। ये एक स्लिट का था, अब हमें पढ़ना है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ऑन एन स्लिट्स। एन स्लिट पर फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन कैसे होगा, तो देखो भाई, प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग, ये भी कहते हैं इसको समतल पारगमन ग्रेटिंग। एन स्लिट्स का जो ग्रुप होता है जो लाइट को ट्रांसमिट करता है वो प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग कहलाता है। अब ये ग्रेटिंग कैसे बनाते हैं, हम एक समतल कांच की प्लेट लें और इस प्लेट पर डायमंड की नोक से, हीरे की नोक से बराबर बराबर दूरी पर लाइनें स्क्रैच कर दें, खुरेच दें। तो शीशे में जब खुरेच देते हैं तो वो भाग खुरदरा हो जाता है। खुरदरा होने के कारण उस वाले भाग पर जब कोई लाइट इंसिडेंट कराई जाएगी तो वो वहां से पारगमित नहीं होगी, पार नहीं निकलेगी। ये शीशे से निकलेगी तो पार हो जाएगी, लेकिन खुरदरे भाग से निकलेगी तो वो पार नहीं जाएगी। तो यहां पर हम ये मान लेते हैं कि एक ये स्लिट है, एक स्लिट ये है, एक स्लिट ये है, एक स्लिट ये है, अर्थात ये बहुत सारी स्लिट्स का ग्रुप है। और बहुत सारी स्लिट जो है ग्रुप में एक दूसरे से बराबर बराबर दूरी पर रखी हुई हैं, तो इसी को कहते हैं हम ग्रेटिंग। जब डिफरेंट स्लिट्स रेखा चित्र एक दूसरे से बराबर बराबर दूरी पर व्यवस्थित होते हैं और लाइट को ट्रांसमिट करते हैं, अर्थात इस स्लिट पर जब कोई लाइट होगी तो वहां से ट्रांसमिट हो जाएगी, तो इस प्रकार का समूह कहलाता है प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग। और इसी प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग की सहायता से हम फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ऑन एन स्लिट्स को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये एन स्लिट्स हो गई मान लिया। अब बात वही है कि यहां पे भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक कॉन्वेक्स लेंस। पीछे कहीं से रेज आ रही होंगी इनफाइनाइट से, अगर ये सीधी चली जाएंगी तो दूसरे लेंस के द्वारा पर्दे के किसी अन्य पॉइंट पर फोकस हो जाएंगी। ये फोकस हो गई, लेकिन यहां पे डिफ्रैक्शन नहीं हुआ। डिफ्रैक्शन तब होगा जब ये यहां पर थीटा एंगल पर ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ एक डायरेक्शन में सारी मुड़ जाए, और मुड़ने के बाद ये यहां पर फोकस हो जाए। तो ये पॉइंट है O बिना डिफ्रैक्शन का, ये पॉइंट है P डिफ्रैक्शन वाला। तो यहां पर भी ये सारी एंगल एक दूसरे से कितने एंगल पर जा रही है, थीटा एंगल पर, थीटा एंगल पर डिफ्रैक्ट हो रही है सारी रेज। यहां पर जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है उसकी चौड़ाई है D और जो खुरदरा भाग है उसकी चौड़ाई है E। तो एक खुरदरे भाग के शुरू होने से दूसरे खुरदरे भाग के खत्म होने तक के बीच की कुल दूरी हो गई E प्लस D। वहां पर केवल E ली गई थी, यहां पर E प्लस D। ये E प्लस D ग्रेटिंग में दो स्लिट्स के बीच की दूरी है जो हमारी ग्रेटिंग एलिमेंट कहलाती है। ग्रेटिंग में इन्हीं दो क्रमागत स्लिट्स के बीच की दूरी क्या कहलाती है, ग्रेटिंग एलिमेंट, ग्रेटिंग अंतराल। और ग्रेटिंग अंतराल कैसे व्यक्त करते हैं,
E प्लस डी से, जहां E है खुरदरे भाग की मोटाई और D है समतल भाग की मोटाई, तो एक भाग से दूसरे भाग तक की कुल दूरी हो गई E प्लस डी। अब यहां भी हम वही काम करना है, सबसे पहले हमें किन्हीं दो क्रमागत किरणों के बीच ज्ञात करना है पाथ डिफरेंस। तो कोई सी भी ले लो, A B C D E F। मान लिया C से हमने इसको परपेंडिकुलर डाल दिया, यहां नाम रख दिया K। जब ये वाला एंगल थीटा है तो भी बताया गया था ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ये दूरी कितनी होगी E प्लस डी। तो हमें डी के निकालना है, तो डी के अपॉन सी डी, डी के अपॉन सी डी इक्वल टू साइन थीटा। तो डी के इक्वल टू E प्लस डी, सी डी वैल्यू है E प्लस डी, तो डी के इक्वल टू आ जाएगा E प्लस डी साइन थीटा। ये आ गया डेल्टा इक्वल टू E प्लस डी साइन थीटा। प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग में किन्हीं दो क्रमागत किरणों के बीच पाथ डिफरेंस। अब इसके बाद पर्दे पर प्रकाश तो प्राप्त हो ही रहा है पॉइंट बी पर, तो पर्दे पर प्रकाश प्राप्त होने के लिए अर्थात ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन, मैक्सिमा की कंडीशन, डेल्टा इक्वल टू कितना होता है एन लैम्डा। तो डेल्टा इक्वल टू कितना है E प्लस डी, E प्लस डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। ठीक है, तो ये कहलाता है फार्मूला फॉर द स्पेक्ट्रम ऑफ द ग्रेटिंग। इसकी सहायता से हम ग्रेटिंग का स्पेक्ट्रम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा है, वहां पर E sin थीटा आया था, यहाँ पर E प्लस डी साइन थीटा आया है। E प्लस डी साइन थीटा को हमने किसके बराबर कर दिया, एन लैम्डा के बराबर कर दिया। तो ये कहलाती है हमारी प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग। ये भी इंपॉर्टेंट है और इससे पहले जो क्वेश्चन कराया है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना रखेंगे। इसके साथ ही फ्रॉनहोफर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो 2-3 वीडियो में खत्म हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ाएंगे लेजर नेक्स्ट वीडियो में।